दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 6 अक्टूबर और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथा इनसे संबंधित जो स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन के प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला समाचार नोबेल पुरस्कारों को लेकर के है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे किसे दिया गया? तो मोंगी बावेंडी को दिया गया, दूसरा लुइस ब्रूस को दिया गया, तीसरा एलेक्सी एकिमोव को दिया गया। अब इसे याद करने का सरल सा ट्रिक हो सकता है कि तीनों के केवल पहले पहले नाम याद कर लें कि एलेक्स और लुइस मोंगी के साथ घूमने गए। एलेक्स और लुइस तथा मोंगी, ये तीन नाम याद रखेंगे। किस लिए मिला? तो क्वांटम डाट्स के लिए मिला। वास्तव में जो क्वांटम डाट्स होता है इसको खोजने और इसको परिष्कृत करने के लिए इन सबको मिला गया। क्वांटम डाट्स क्या होते हैं? तो बहुत सूक्ष्म स्तर के क्रिस्टल होते हैं जो नैनोमीटर के आकार के होते हैं। नैनोमीटर चौड़ाई के क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें बहुत कम स्पेस में यानी बहुत कम दूरी में हजारों परमाणु इसमें रहते हैं। तो इस पर इन लोगों ने प्रकाश की एक किरण फेंकी और उसकी प्रतिक्रिया में जब वो किरण आई तो उसकी आवृत्ति में अंतर पाया गया। तो इसको लेकर के जो प्रयोग किया गया, इसलिए इनको मोंगी जी बावेंडी और लुइस को और एलेक्सी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये चिप इंडस्ट्री में तथा क्वांटम भौतिकी में इन सब के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण खोज थी इन लोगों की। हम आगे चलें तो आगे देखते हैं साहित्य के नोबेल की बात करें तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, एक जॉन फॉसे। तो जॉन फॉसे को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया कि क्योंकि इनके जो नाटक हैं उसमें जो मौलिकता है, इनके जो गद्य हैं उनमें जो मौलिकता है वह अद्वितीय है, इसलिए इन्हें दिया गया। तो जॉन फॉसे नॉर्वे के नाटककार हैं, लेखक हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। हम एशियन खेलों की बात करें तो अब तक भारत कुल 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य पदकों के साथ कुल 86 पदक अर्जित कर चुका है, कल तक प्राप्त कर चुका था। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण खेलों की बात करें जिसमें स्वर्ण पदक आए हैं आज की तारीख तक। तो तीरंदाजी बड़ा महत्वपूर्ण स्पर्धा है जिसमें भारत अनेक स्वर्ण पदक लेकर के आया। अब तीरंदाजी में हम देखें तो पुरुष और महिला दोनों की कंपाउंड टीमों ने स्वर्ण पदक लेकर के आया। पुरुष और महिला दोनों की कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लेकर के आया। तो महिला टीम में अगर हम देखें तो ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद। महिला टीम में ज्योति सुरेखा, परनीत कौर तथा अदिति गोपीचंद, इन तीनों लोगों ने कंपाउंड तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। पुरुष टीम, इसी तरह से पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम में अभिषेक, प्रथमेश और ओजस, ये तीन नाम याद रखिएगा। अभिषेक, प्रथमेश और ओजस, ये तीनों लोग स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं पुरुष तीरंदाजी टीम में। आगे हम चलें तो कुछ और खेल हैं जिसमें जैसे स्क्वैश एक खेल है। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल की टीम तथा इनके साथ हरिंदर पाल सिंह संधू। तो दीपिका और हरिंदर ये दोनों लोग मिलकर के स्क्वैश में लेकर के आते हैं। हम कुछ और नाम देख लेते हैं। सौरभ घोषाल रजत पदक लेकर के आए हैं स्क्वैश में। सौरभ घोषाल ये क्या लेकर के आए हैं? रजत पदक लेकर के आए हैं। किसमें? स्क्वैश में। इसी तरह से अंतिम जो है ये कुश्ती में कांस्य पदक लेकर के आए हैं। हाल ही में अंतिम पंघाल का हम लोगों ने करंट अफेयर्स में चर्चा किया था कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी अंतिम पंघाल जो है कांस्य पदक लेकर के आए थे। आगे हम चलें तो सिक्किम में बादल फटने की घटना हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसमें बाढ़ आई, 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो सबसे पहले समझते हैं कि बादल फटना क्या है। तो बादल फटना एक ऐसी घटना होती है जब बहुत कम समय में और बहुत कम क्षेत्र में बहुत तेज़ी से वर्षा हो जाए। अब
इसके लिए कहा जाता है कि जो बादल फटने की घटना है, अगर वह 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 100 mm प्रति घंटे से अधिक बारिश हो जाए, 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश हो जाए, तो ऐसी घटना को बादल फटना कहा जाएगा, यानी बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश हो जाए। तो यहाँ पर जो ये झील थी, ये एक तरह का ग्लेशियर था। यह जो झील है लोहोनेक झील, ये याद रखेंगे। इसमें अचानक से इतना पानी भर जाता है कि यह झील फट जाती है। यह एक तरह की ग्लेशियर झील थी, यानी बर्फ़ की झील थी, बर्फ़ के पिघलने से बनी थी। तो यह ग्लेशियर झील फटती है यहाँ उत्तरी नॉर्दर्न सिक्किम में, और अचानक से जो तीस्ता नदी है, इसका पानी जब तीस्ता नदी में जाता है तो तीस्ता नदी में 15 से 20 फीट जलस्तर बढ़ जाता है। 15 से 20 फीट इतना ज़्यादा जलस्तर है कि यहाँ के 3 जिले पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हो गए। तो दिघचू, सिंगतम और रांगपो, ये 3 जिले पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हो गए। इसमें सेना के लोग और सामान्य आदमी भी वहाँ के, सामान्य व्यक्ति भी वहाँ के इस बाढ़ में प्रभावित हुए। तो ये कुछ और प्रश्न जो पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 2 तो हम समझ लिए। एक लोहोनेक झील से पूछा जा सकता है कि यह कहाँ है, दूसरा पूछा जा सकता है कि तीस्ता नदी कहाँ से है। तो अभी हम तीस्ता नदी के बारे में देखें तो यह यहाँ नॉर्दर्न सिक्किम से ऐसे निकलती है, हिमालय से ये निकलती है, और ये जो है ये चली जाती है बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जब बांग्लादेश चली जाती है तो यहाँ पर इसके जल को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी चल रहा है। तो अगर हम इस तीस्ता नदी की बात करें तो कहा जाता है जब यह तराई वाले इलाके में उतरती है तो अचानक से बहुत सारी बाढ़ लेकर के आती है, इसमें गाद जमा हो जाता है। तो तीस्ता नदी इस इलाके में सिक्किम से उतरने के बाद नीचे के इलाके में बहुत बाढ़ लेकर के आती है। अब इसमें कुछ बांध बनाए हुए हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बांध है वह चुंगथाम डैम है। चुंगथाम डैम ये पूछा जा सकता है। चुंगथाम डैम ये 1200 मेगावाट की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जो सिक्किम में चलाई जा रही है। तो ये चुंगथाम डैम में अचानक से वहाँ भी बाढ़ आई, पानी भरा। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लोहोनेक झील और चुंगथाम डैम कहाँ पर हैं। हम आगे अपने और कुछ समाचार देखें तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आजकल चर्चा में है। यहाँ अधिक से अधिक निवेश की बात की जा रही है, असम सरकार कर रही। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में देखें तो ये सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो संविधान की अनुसूची 6 में कुछ राज्यों के स्वायत्त जिलों की बात की गई है। वहाँ का कुछ जो अनुसूचित जनजातियों का इलाका है वहाँ के स्वायत्त क्षेत्र की बात की गई है भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में। तो अब उन स्वायत्त क्षेत्रों के लिए 4 राज्यों की बात की गई है। किसकी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसानी से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मैप से भी याद कर सकते हैं। असम AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप देखिए यहाँ असम है, ये पूरा का पूरा असम हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पर असम से यहाँ की तरफ जाएंगे तो मेघालय हो गया, और नीचे की तरफ जाएंगे त्रिपुरा हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ नहीं जाएंगे तो मिजोरम। मैप में एक ऐसी ही सीध में ये 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो मैप में भी ऐसे नीचे की तरफ आप याद कर सकते हैं AMTM से। तो अनुसूची 6 में कुछ क्षेत्रों के स्वायत्त परिषदों की बात की गई है कि इनका प्रशासन अलग से चलेगा। राज्यपाल को इस संदर्भ में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ये क्यों चर्चा में है। यहाँ असम के ये स्वायत्त क्षेत्र जो हैं इसमें जो है विकास कार्यों में बहुत तेज़ी से फंडिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है
तो इसमें 4 ज़िले आते हैं। एक तो है कोकराझार, दूसरा है चिरांग, तीसरा है बक्सा और चौथा है उदालगुड़ी। तो ये देखिए आप, ये है कोकराझार, ये है चिरांग, ये है बक्सा, ये है उदालगुड़ी। तो ये है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की बात की गई। अब इसके प्रशासन के लिए यहाँ पर एक परिषद बनाई गई जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर प्रशासन करती है। अब इस काउंसिल के कुछ व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं तथा कुछ का चुनाव होता है, यहाँ की जनता चुनाव करती है। अब इस रीजन में ऐसा नहीं है कि केवल बोडो जनजाति ही रहती है, और भी जनजातियाँ हैं, लेकिन बोडो जनजाति यहाँ प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये अरुणाचल का और भूटान का निचला वाला हिस्सा है तथा असम का उत्तरी वाला हिस्सा है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहाँ पर है। 1966-67 से ही यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था, राजनीतिक दल बनाया गया इस बोडोलैंड के नाम पर। ये अलग मांग कर रहे थे, अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। बाद में 2020 में फाइनली जाकर के समझौता हो पाया भारत सरकार का गृह मंत्रालय और असम सरकार तथा यहाँ के जो अलगाववादी मांग कर रहे थे। तो इस आधार पर इस क्षेत्र को अब स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आगे कुछ और इससे संबंधित प्रश्न हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में कुल 10 स्वायत्त क्षेत्र हैं। कितने स्वायत्त क्षेत्र हैं? 10 स्वायत्त क्षेत्रों की बात नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में की जाती है। अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि अब हम आगे चलें तो देखें कि एक मिशन चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए हमारे बजट में चर्चा किया गया और ये मध्य प्रदेश के शहडोल से इसकी शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया क्या है, यह पूछा जा सकता है। तो यह एक तरह का आनुवंशिक रक्त विकार है जो कि आरबीसी की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। यानी जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी संरचना और इनके कार्य की पहचान करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार कब तक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया यानी खून की कमी, तो कब तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो 2047 यानी अमृत काल में, जब हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, तब हम सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य हमारा तब तक का है। भारत ने टीबी के उन्मूलन के लिए कितना लक्ष्य बनाया हुआ है? तो 2025 टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह से आप सब प्रमुख जो बीमारियों को दूर करने के लक्ष्य हैं उन्हें भी याद रखेंगे, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी जांच करना, इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, जिससे कि यह जो रक्त विकार है, खून की कमी की बात की जाती है, यह ठीक हो सके, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम चलें तो देखें कौन सा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो वो है, हमने कुछ दिन पहले हल्दी को लेकर के चर्चा किया था कि पहला हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो वह हुआ था मुंबई में, उसी से संबंधित यह प्रश्न है, मुंबई में हुआ था। साथ ही यह प्रश्न पूछा जा सकता है किस फसल के लिए एक बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो हल्दी के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, जिस तरह से रबर बोर्ड बनाया गया, काफ़ी के लिए बोर्ड बनाया गया, वैसे ही अब इसका निर्यात बढ़ाने के लिए हल्दी बोर्ड बनाने की बात की गई है। आगे हम देखें, कृष्णा नदी जल विवाद बहुत दिनों से चर्चा में है और यह इसलिए समाचार पत्रों में आया क्योंकि हाल ही में केंद्र की सरकार ने इसको लेकर के एक ट्रिब्यूनल के फैसले की बात की है कि उसको सहमति दे दी है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद का जो निर्णय करेगा वह एक ट्रिब्यूनल करेगा। वास्तव में जो ये कृष्णा नदी जल विवाद है, यह इसलिए शुरू हुआ कि अब आप देखिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच यह नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद शुरू होता है और इसको लेकर के पहली बार 1969 में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। 1969 में एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बनाया गया जिसे कहा गया कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। अब ये न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ये अधिनियम भी आप याद रखेंगे, यानी 1956 में एक अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम का नाम था अंतरराज्यीय, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियां जाती हैं उसके जल विवाद को लेकर के अधिनियम आया 1956 में। इस 1956 के अधिनियम के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के 1969 में एक ट्रिब्यूनल बना। अब यह ट्रिब्यूनल इन सब के बीच जल के बंटवारे की बात तो करता था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य का गठन हो गया तो पुनः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आंध्र प्रदेश, अब यहाँ तेलंगाना हो गया तो ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल के बंटवारे को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। तो उस संदर्भ में अब पुनः न्यायाधिकरण को इसके फैसले सौंपने के बाद न्यायाधिकरण को इस विवाद का समाधान सुलझाने की बात की गई है। आगे हम देखें कौन से महत्वपूर्ण, कृष्णा नदी के बारे में देख लें तो कृष्णा नदी यहाँ पर जो है महाबालेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, और ये कहाँ पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है तो ये आपने देख ही लिया। साथ ही यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग जो है 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और भारत की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। आगे कुछ फैक्ट्स के रूप में हम देखते हैं तो एक हाल ही में तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया। वहाँ की एक आदिवासी महिला थी, वो उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा तेलंगाना में, तो उनका नाम है सम्मक्का सरक्का। सम्मक्का और सरक्का, इन्हीं के नाम पर वहाँ पर केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तेलंगाना। आगे हम देखें तो भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट को लेकर के समझौता किया। भारत अनेक देशों से ये समझौता लगातार कर रहा है, तो हाल ही में भारत की जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने जो है UAE की AI इत्तिहाद के साथ डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आगे हम देखें तो वीर गाथा प्रोजेक्ट का संबंध पूछा जा सकता है, तो भारत का शिक्षा मंत्रालय एक प्रोजेक्ट चला रहा है। शिक्षा मंत्रालय और CBSE ये मिल करके एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो जो स्कूल के बच्चों के लिए हमारे जो शहीद हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, तो इनके ऊपर नाटक, निबंध, पोस्टर बनाने के लिए एक स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे वीर गाथा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। आगे देखें तो 80 पूछा जा सकता है कि एशियाई समिट कहाँ पर हुआ है। यह समिति लिखा है, गलत है, यह समिट है यानी सम्मेलन। तो 80 के नाम से मलेशिया में एक समिट हुआ। यह एक भारत की संस्था है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसने जो है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम करना शुरू किया है, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो 80 पूछा जा सकता है। यह समिट कहाँ पर हुआ है, मलेशिया में हुआ है। हाल ही में ताइवान में चक्रवात आया, वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं प्रशांत महासागर में, कौन से प्रशांत महासागर के किस हिस्से में, तो फिलीपींस, जापान वाले हिस्से में, इसको कहा जाता है पूर्वी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर वाले हिस्से में जो चक्रवात आते हैं इसको टाइफून कहा जाता है। यहाँ पर जो टाइफून आया इसका एक नाम रखा गया, ताइवान में आया। क्या इसका नाम रखा गया, कोइनू आया। तो यहाँ पर बाढ़ आई, तबाही काफ़ी मची, तो ये चर्चा में है। हरिकेन कहाँ पर आता है, तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आता है। तो हरिकेन अमेरिका के आसपास आएगा और
यहाँ पर फिलीपींस आदि में इसे टाइफून नाम दिया जाता है। आगे हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अभी मनाया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न लगातार अभी हो रहे हैं, तो कुछ जो महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? भारत में आयोजित किया जा रहा है। पहला ही मैच कहाँ पर खेला गया? तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, और यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है वहाँ पर इसे खेला गया है। तो कितनी टीमें भाग ले रही हैं? कुल 10 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। तो ये थे आज के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हम कल फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उनसे संबंधित प्रश्न और स्टैटिक जीके के साथ। थैंक यू सो मच।